रात के करीब 11:30 बजे शहर के सिविल लाइन थाने का माहौल असामान्य रूप से शांत था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी और बिजली की चमक पूरे परिसर को बार बार रोशन कर रही थी। तभी पुलिस की जीप थाने के अंदर आकर रुकी। दो सिपाही एक दुबले पतले भीगे हुए युवक को हथकड़ी लगाकर नीचे उतारते हैं। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और चेहरे पर कई चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसका नाम निखिल था। पुलिस रिकॉर्ड में उस पर शहर के बड़े उद्योगपति राघव मेहता के घर चोरी करने का आरोप दर्ज किया गया था। मीडिया तक खबर पहुंच चुकी थी कि चोर पकड़ा गया, इसलिए किसी ने उसकी बात सुनने की जरूरत भी नहीं समझी। थाने के प्रभारी महिला इंस्पेक्टर अदिति चौहान अपने केबिन में केस की फाइल देख रही थी। उन्होंने निखिल की ओर एक नजर डाली और सख्त आवाज में पूछा, अगर चोरी नहीं की तो आधी रात को उस बंगले में क्या कर रहे थे? निखिल ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरी बेबसी थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं चोर नहीं हूं। अगर मेरी बात 5 मिनट सुन ले तो शायद किसी की जिंदगी बच जाएगी। अदिति ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उन्हें लगा कि हर आरोपी यही कहता है। उन्होंने सिपाहियों को उसे लॉकअप में बंद करने का आदेश दे दिया। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। लॉकअप को कोने में बैठा निखिल अपनी जेब से एक पुरानी भीगी हुई तस्वीर निकालकर उसे सीने से लगाकर चुपचाप रोने लगा। ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। रात करीब 1 बजे इंस्पेक्टर अदिति लॉकअप का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने देखा कि निखिल तस्वीर को बार बार देख रहा है। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, किसकी तस्वीर है? निखिल ने कांपते हाथों से तस्वीर आगे बढ़ाई और बोला, मेरी माँ की। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हें अपराधी कह दे, लेकिन किसी बेगुनाह का हक मत छीनना। मैडम, अगर सुबह होने से पहले मैं उस बच्ची तक नहीं पहुंचा तो वह मर जाएगी और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, यह झूठा इल्जाम होगा। निखिल की यह आखिरी बात सुनते ही पहली बार इंस्पेक्टर अदिति के चेहरे की कठोरता टूटने लगी। उनकी आंखें अनायास भर आई, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह एक अपराधी का नया नाटक है या किसी बहुत बड़े सच की शुरुआत। रात के 2 बज चुके थे। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर अदिति चौहान के मन में निखिल की बातें लगातार गूंज रही थी। पुलिस की नौकरी ने उन्हें सिखाया था कि अपराधी अक्सर झूठ बोलते हैं, पर निखिल की आंखों में जो दर्द था वह बनावटी नहीं लग रहा था। उन्होंने बिना किसी को बताए फिर से केस की पूरी फाइल मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते उनकी नजर एक ऐसी बात पर अटक गई जिसने उन्हें चौंका दिया। शिकायत में लिखा था कि करोड़पति उद्योगपति राघव मेहता के बंगले से लाखों रुपए के गहने चोरी हुए हैं।
लेकिन बरामदी के कॉलम में कुछ भी दर्ज नहीं था। अगर निखिल चोर था तो चोरी का सामान कहाँ गया? यह सवाल उन्हें बेचैन करने लगा। उन्होंने तुरंत उस सिपाही को बुलाया जिसने निखिल को गिरफ्तार किया था। सिपाही ने बताया, मैडम, जब हम वहां पहुंचे तो निखिल बंगले के पिछले दरवाजे के पास खड़ा था। मालिक ने उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया, इसलिए हमने उसे पकड़ लिया। उसके पास ना कोई बैग था, ना कोई गहना, ना कोई हथियार। यह सुनकर अदिति का शक और गहरा हो गया। उन्होंने उसी समय बंगले के सीसीटीवी फुटेज मंगवाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद फुटेज सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि निखिल चोरी करने के लिए अंदर नहीं घुसा था। वह तो किसी छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन कमरे का दूसरा हिस्सा अचानक बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर रिकॉर्डिंग रोक दी गई हो। अदिति ने तुरंत लॉकअप का दरवाजा खुलवाया और निखिल को अपने सामने बैठाया। इस बार उनकी आवाज पहले जैसी सख्त नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, सच सच बताओ, वह बच्ची कौन है? निखिल ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, उसका नाम आर्या है। वह राघव मेहता की बेटी नहीं है, बल्कि उनके पुराने ड्राइवर की अनाथ बेटी है। कुछ महीने पहले ड्राइवर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं आर्या का ध्यान रखूंगा। कल रात मुझे पता चला कि कुछ लोग उस बच्ची को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसी जानकारी है जो करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश कर सकती है। मैं उसे बचाने पहुंचा था, लेकिन मुझे ही चोर बनाकर पकड़वा दिया गया है। निखिल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी थाने का लैंडलाइन फोन तेजी से बज उठा। दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज आई, मैडम, राघव मेहता के बंगले में आग लग गई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वह छोटी बच्ची आर्या अचानक गायब हो गई है। फोन रखते ही इंस्पेक्टर अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है। फोन रखते ही इंस्पेक्टर अदिति चौहान बिना एक पल गवाए अपनी टीम के साथ राघव मेहता के बंगले की ओर निकल पड़ी। इस बार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे थाने को हैरान कर दिया। उन्होंने निखिल की हथकड़ी खुलवाते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो आज तुम्हें खुद अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर एक भी झूठ निकला तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। निखिल ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां बंगले के बाहर पहुंच गई। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि आग से भी ज्यादा खतरनाक खेल बंगले के अंदर खेला जा चुका था।
जैसे ही आग पर काबू पाया गया, अदिति और उनकी टीम अंदर पहुंची। पूरे घर में धुआं फैल चुका था। अलमारियां खुली पड़ी थी, कागज बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की हो। तभी निखिल की नजर सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से स्टोर रूम पर पड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, आर्या हमेशा डर लगने पर यही छिपती थी। पुलिस ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर बच्ची नहीं थी। वहां फर्श पर एक छोटी सी गुलाबी गुड़िया पड़ी थी, जिसे देखकर निखिल का चेहरा उतर गया। उसने गुड़िया उठाई तो उसके अंदर से एक छोटी सी चाबी और मुड़ा हुआ कागज निकला। कागज पर कांपते हाथों से सिर्फ इतना लिखा था, जिस पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा है, वही सबसे बड़ा गुनहगार है। अदिति ने तुरंत चारों ओर मौजूद लोगों पर नजर डाली। तभी उनकी नजर राघव मेहता के निजी सहायक विक्रम पर पड़ी। वह बार बार मोबाइल पर किसी से घबराकर बात कर रहा था और पुलिस को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अदिति को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उनके पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर निखिल को अचानक याद आया कि उस चाबी जैसी दूसरी चाबी उसने पहले भी देखी थी। उसने कहा, मैडम, यह चाबी किसी अलमारी की नहीं, बल्कि पुराने रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम के लॉकर की है। आर्या ने एक बार कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो सच वही मिलेगा। इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराकर बोला, मैडम, अभी अभी सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन के उसी क्लॉक रूम का ताला किसी ने कुछ मिनट पहले तोड़ने की कोशिश की है। अदिति और निखिल ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली दौड़ चोरी के गहनों की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जिसे कोई भी कीमत पर दुनिया के सामने लाने से रोकना चाहता था। रात के लगभग 3 बज चुके थे। इंस्पेक्टर अदिति चौहान, निखिल और पुलिस की टीम तेजी से पुराने रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन लगभग सुनसान था, लेकिन क्लॉक रूम के बाहर टूटा हुआ ताला और बिखरे हुए लोहे के टुकड़े साफ बता रहे थे कि कोई उनसे कुछ ही मिनट पहले वहां पहुंच चुका था। क्लॉक रूम के प्रभारी ने घबराकर बताया, मैडम, 2 नकाबपोश लोग आए थे। वे एक खास लॉकर खोलना चाहते थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखकर भाग गए। अदिति ने तुरंत पूरे स्टेशन की घेराबंदी करवा दी। निखिल ने अपनी जेब से मिली छोटी सी चाबी निकाली। जैसे ही उसने लॉकर नंबर 217 में चाबी लगाई, ताला एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर ना तो सोना था, ना नकदी। वहां एक पुरानी डायरी, एक पेन ड्राइव और आर्या की एक तस्वीर रखी थी, जिसके पीछे लिखा था, अगर यह सामान पुलिस तक पहुंच गया तो मेरी माँ बाप की मौत का असली सच सबके सामने आ जाएगा। अदिति ने तुरंत पेन ड्राइव को अपने सरकारी लैपटॉप में चलवाया। स्क्रीन पर जो वीडियो चला, उसे देखकर वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गया।
वीडियो में उद्योगपति राघव मेहता, उसका निजी सहायक विक्रम और 2 अन्य लोग एक गोदाम में खड़े दिखाई दे रहे थे। वे करोड़ों रुपए की सरकारी दवाइयों को अवैध तरीके से बेचने और नकली दवाइयां अस्पतालों में भेजने की योजना बना रहे थे। उसी वीडियो में आर्या के पिता, जो राघव के ड्राइवर थे, यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ही उनकी मौजूदगी का पता चलता है, कुछ लोग उनका पीछा करते दिखाई देते हैं। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। अब अदिति समझ चुकी थी कि आर्या के पिता की सड़क दुर्घटना कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। निखिल की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, मैडम, इसी सच को बताने के लिए मैं आर्या को लेकर भागा था, लेकिन मुझे ही चोर बना दिया गया। तभी अदिति का मोबाइल बज उठा। दूसरी ओर एक घबराई हुई महिला की आवाज थी, मैडम, मैं सविता, आर्या की स्कूल टीचर बोल रही हूँ। आर्या मेरे पास है, लेकिन कुछ हथियारबंद लोग स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। वे बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी आइए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फोन अचानक कट गया। अदिति ने बिना एक पल गवाए पूरी पुलिस फोर्स को स्कूल की ओर रवाना होने का आदेश दिया। उन्हें अब साफ समझ आ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ एक निर्दोष युवक को बचाने की नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े ऐसे सच को बचाने की थी, जिसे मिटाने के लिए अपराधी किसी भी हद तक जा सकते थे। अब अगला कदम ही तय करेगा कि सच जीतेगा या साजिश। इंस्पेक्टर अदिति चौहान की गाड़ी तेज रफ्तार से स्कूल की ओर बढ़ रही थी। हर मिनट की देरी आर्या की जान पर भारी पड़ सकती थी। स्कूल पहुंचते ही पुलिस ने पूरे परिसर को चारों ओर से घेर लिया। कुछ बदमाश पीछे की दीवार फाड़ कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। स्कूल की लाइब्रेरी के एक छोटे से कमरे में शिक्षिका सविता कांपती हुई आर्या को सीने से लगाए बैठी थी। निखिल ने जैसे ही आर्या को सुरक्षित देखा, उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। आर्या दौड़कर निखिल से लिपट गई और रोते हुए बोली, भैया, मुझे पता था आप मुझे लेने जरूर आएंगे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई पुलिस कर्मियों की आंखें भी नम हो गई। अगली सुबह अदालत में इस मामले की पहली सुनवाई हुई। मीडिया, वकील और शहर के बड़े लोग मौजूद थे। उद्योगपति राघव मेहता पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत पहुंचा। उसे यकीन था कि उसके पैसे और रसूख के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर अदिति ने अदालत में पेन ड्राइव, डायरी और दूसरे सबूत पेश कर दिए। फिर उन्होंने न्यायाधीश से अनुमति लेकर आर्या को गवाही के लिए बुलाया। पूरे अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। छोटी सी बच्ची आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पापा ने मरने से पहले कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो यह सच कभी मत छिपाना, क्योंकि झूठ कुछ दिन जीत सकता है, लेकिन सच हमेशा लौट कर
आता है। उसकी बात सुनते ही अदालत में बैठे कई लोगों की आंखें भर आई। इतने में अदालत के बाहर अचानक तेज शोर मच गया। पुलिस ने एक अधिकारी ने दौड़ते हुए अंदर आकर इंस्पेक्टर अदिति के कान में कुछ कहा। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर देखा कि जिस विक्रम को पुलिस हिरासत में ले आई थी, उस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था। विक्रम गंभीर रूप से घायल था, लेकिन मरने से पहले उसने अदिति का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, मैडम, राघव मेहता इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा है। असली मालिक कोई और है। अगर उसे नहीं पकड़ा तो निखिल और आर्या दोनों कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह कहते ही विक्रम बेहोश हो गया। अदिति समझ गई कि अब तक जिसे वे मुख्य अपराधी समझ रही थी, वह पूरी साजिश का केवल एक हिस्सा था। असली खेल अभी बाकी था। विक्रम के शब्द इंस्पेक्टर अदिति चौहान के कानों में बार बार गूंज रहे थे। असली मालिक कोई और है। उन्हें अब समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ एक उद्योगपति की लालच की कहानी नहीं, एक ऐसे संगठित गिरोह का खेल है जिसकी पहुंच सत्ता, कारोबार और अपराध की दुनिया तक फैली हुई है। उसी शाम पुलिस मुख्यालय से सूचना मिली कि पिछले 5 वर्षों में नकली दवाइयों के कई मामलों की फाइलें रहस्यमय ढंग से बंद कर दी गई थी और हर फाइल में एक ही नाम बार बार सामने आता था, देवांश खन्ना, जो बाहर से समाज सेवी और बड़े कारोबारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन पर्दे के पीछे पूरे नेटवर्क का सरगना था। राघव मेहता केवल उसका मोहरा था। इंस्पेक्टर अदिति ने बिना समय गवाए देवांश के फार्म हाउस पर छापा मारने की योजना बनाई। आधी रात को पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं से फार्म हाउस को घेरने लगी। निखिल भी पुलिस के साथ था, क्योंकि उसे उस जगह का एक गुप्त रास्ता पता था। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, कई लोग भागने लगे। कुछ देर तक गोलियों की आवाज और भगदड़ मची रही। आखिरकार पुलिस एक भूमिगत कमरे तक पहुंची, जहां करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां, फर्जी दस्तावेज और कई हार्ड डिस्क बरामद हुई। इन्हीं हार्ड डिस्क में उन अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज थे जो वर्षों से इस गिरोह की मदद कर रहे थे। उसी समय देवांश खन्ना पीछे के गुप्त रास्ते से भागने लगा। निखिल ने उसे पहचान लिया और बिना अपनी जान की परवाह किए उसका पीछा किया। दोनों के बीच नदी के पुराने पुल पर हाथापाई शुरू हो गई। देवांश ने गुस्से में पिस्तौल निकालकर निखिल पर तान दी और चिल्लाया, अगर उस रात तुम आर्या को लेकर नहीं भागते तो आज यह सच कभी बाहर नहीं आता। तभी पीछे से पहुंची इंस्पेक्टर अदिति ने चेतावनी दी, हथियार नीचे रख दो। देवांश, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन देवांश ने गोली चला दी। निखिल ने आर्या को बचाने के लिए खुद को उसके सामने कर दिया। गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई और वह पुल पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस ने देवांश को
चारों ओर से घेर लिया। बचने का कोई रास्ता ना देखकर उसने हथियार डाल दिए। गिरफ्तारी के समय उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर घायल निखिल को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। आर्या उसका हाथ पकड़कर लगातार रो रही थी और इंस्पेक्टर अदिति की आंखें भी नम थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि एक निर्दोष युवक ने सच को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन निखिल के होश में आने से पहले हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। अगर अगले कुछ घंटों में वह गवाही नहीं दे पाया तो अदालत में पूरा मामला कमजोर पड़ सकता है। अब सच की अंतिम लड़ाई अदालत में लड़ी जानी बाकी थी। ऑपरेशन के बाद पूरा अस्पताल बेचैनी में डूबा हुआ था। इंस्पेक्टर अदिति चौहान बार बार आईसीयू के बाहर टहल रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि निखिल की गवाही इस मुकदमे की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर वह समय पर अदालत नहीं पहुंच पाया तो बचाव पक्ष सबूतों पर सवाल खड़े कर देगा। दूसरी ओर गिरफ्तार देवांश खन्ना के वकील अदालत में यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने झूठे सबूत तैयार किए हैं। शहर की निगाहें इस मुकदमे पर टिकी थी। अगली सुबह डॉक्टर ने अनुमति दी थी कि निखिल व्हील चेयर पर बैठकर कुछ समय के लिए अदालत जा सकता है। कंधे पर पट्टी बंधी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जिसने उसे पहली रात लॉकअप में भी टूटने नहीं दिया था। जैसे ही वह अदालत पहुंचा, पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्या तुम सच बोलने की शपथ लेते हो? निखिल ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज वही वादा निभाने आया हूँ। उसने अदालत को पूरी घटना बताई। कैसे आर्या के पिता ने नकली दवाइयों के गिरोह का वीडियो रिकॉर्ड किया, कैसे उनकी हत्या को दुर्घटना का रूप दिया गया, कैसे आर्या को खत्म करने की साजिश रची गई और कैसे उसे चोर बनाकर झूठे केस में फंसाया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर अदिति ने बरामद हार्ड डिस्क, बैंक रिकॉर्ड, डायरी और पेन ड्राइव के वैज्ञानिक परीक्षण की रिपोर्ट अदालत में पेश की। हर सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। बचाव पक्ष के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। तभी न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। देवांश खन्ना, राघव मेहता और उनके पूरे गिरोह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत के निखिल को निर्दोष घोषित करते हुए उसके साहस और ईमानदारी की खुलकर प्रशंसा की। साथ ही आर्या की सुरक्षा और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया। फैसला सुनते ही अदालत तालियों की आवाज से गूंज उठी। इंस्पेक्टर अदिति की आंखों में
संतोष के आंसू थे। उन्होंने निखिल के पास जाकर कहा, उस रात अगर मैं तुम्हारी आखिरी बात भी अनसुनी कर देती तो शायद आज जितने निर्दोष लोगों को कभी न्याय नहीं मिल पाता। कुछ महीनों बाद निखिल पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसने आर्या को एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया। आर्या हर परीक्षा में प्रथम आने लगी। शहर के लोग अब उसे चोर नहीं बल्कि सच का रक्षक कहकर सम्मान देने लगे। इंस्पेक्टर अदिति अक्सर स्कूल के वार्षिक समारोह में आर्या से मिलने जाती और हर बार बच्चों से यही कहती, किसी इंसान का फैसला उसके फटे कपड़ों या उसकी गरीबी से मत करो। कई बार सबसे बड़ा सच उसी इंसान के पास होता है जिस पर दुनिया सबसे पहले शक करती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच को केवल कुछ समय के लिए रोक सकता है। अंत में जीत हमेशा ईमानदारी, साहस और इंसानियत की ही होती है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कहानी अगर आपके दिल के छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।